हाय हेलो क्लास टेंथ वालों। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ सैंपल क्वेश्चन पेपर की, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 जो कि 13 मार्च को होने वाला है। 13 मार्च 2025 को जो आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए आज हम लोग इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अभी मुझे कैसे पता? अभी जो आपका एग्जाम हुआ है ना मैथ का, उसमें जो मैंने सैंपल पेपर ये जो बोर्ड ने हमको दिए हैं बना करके, उसको सॉल्व करवाया था। तो उसमें से लगभग 40 से 50% का जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पेपर से आए थे आपके मेन एग्जाम में। यानी कि सैंपल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो इसी प्रकार सामाजिक का भी हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे भी हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जल्दी से। और जिस जिस चैप्टर के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे ना, उस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ लेना है और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से सीख लेने हैं। और ये निर्देश तो आप एग्जाम में पढ़ ही लेते होंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो आइए जरा हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है? यदि आपको इनके आंसर आते हैं तो आप लोग जल्दी से पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। यदि नहीं आते हैं तो ध्यान से सुनते जाइए और दिमाग में बैठाते जाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। अब क्यों की जाती है? क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ियों पर यदि हमें खेती करना है तो सीढ़ीदार हमें खेत बना करके चलने होंगे। जैसे हमारी सीढ़ी होती है, एक ये सीढ़ी हो गई तो यहाँ पर हम फसल उगा लेंगे, फिर नीचे वाली सीढ़ी यहाँ पर फसल उगा लेंगे, ठीक है, बीच में चढ़ने के लिए जगह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो आपको हर ऑब्जेक्ट को इस तरीके से समझते जाना है। अगला, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आप लोगों को ये बताना है कि और ये किन किन राज्यों में पाई जाती है, जरा ध्यान से सोच करके बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। अब आपको मुझे बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो मुख्य उद्देश्य या इसका कार्य है वो क्या है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य या कार्य है वो क्या है, आपको सोच करके बताना है, ठीक है। अगला, गांधी इरविन समझौता हुआ था तो किस डेट में गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अब आप लोगों को मुझे ये कमेंट बताना है कि ये क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, ये क्यों हुआ था। ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि कौन से वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्ट दे दिया, अब मान लो वो 2 नंबर में पूछ ले हम लोगों से कि गांधी इरविन समझौता क्या था या क्यों हुआ था, ठीक है। तो क्या था, क्यों हुआ था, यानी कि आंसर आपको अच्छे से समझना है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कौन सा है? तो 5वां है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है? तो वो हमारी 21 भाषाओं को दर्ज किया गया है, ठीक है। अगला, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है, केरल। यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, साक्षरता वाला राज्य है, ठीक। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो इंग्लिश बारे आप लोग भी देखते चलते हैं और अच्छे से आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैं पेन कर लेता हूँ चेंज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम आपको बताना है। कृत्रिम झील, ध्यान रखना, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। क्या हो जाएगा? गोविंद, ठीक है, वल्लभ पंत सागर, वल्लभ पंत सागर, हाँ ये झील का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। गोविंद
वल्लभ पंत सागर, ये एक भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि इसे व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अब आपको इस झील के नाम से क्या क्या समझना है आपको कि झील यदि दे दिया है तो इस झील से आपको ये समझना है कि भारत में कितनी झीलें हैं। ठीक है, भारत में कितनी झील हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी झील हैं और किस किस राज्य में हैं, आपको राज्य का नाम भी ध्यान रखना है। और कौन से मीठे पानी की झील है, कौन से खारे पानी की झील है, ये झीलों से संबंधित आपको सारी जानकारी याद रखना है। कितनी झील हैं, किस राज्य में है और खारे पानी की है कि मीठे पानी की है और प्राकृतिक झील कौन सी सबसे बड़ी है। ठीक है, ये आपको झीलों के बारे में याद रखना है। अच्छे से याद कर लीजिए, आपके फेयर में लिखा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? तो कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? तो वेबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेबर। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में से कहते हैं क्या? दहिया। और छत्तीसगढ़ में भी इसको दहिया भी कहते हैं। तो वेबर या दहिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेबर या दहिया। अगला, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है भैया विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, कौन सा है? विशाखापट्टनम। अगला, अमेरिका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली, तो वो कौन सी फैली थी? तो उसका नाम है रेंडर पेस्ट। क्या नाम है? रेंडर पेस्ट। क्या नाम है? रेंडर पेस्ट। और इसको दूसरा क्या नाम इसको कह सकते हैं? तो रेंडर पेस्ट का दूसरा नाम यहाँ पर होता है मवेशी प्लेग। क्या होता है? मवेशी प्लेग। मवेशी प्लेग। ठीक है, रेंडर पेस्ट को मवेशी प्लेग भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि रेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग क्या है, तो ध्यान रखना कि ये क्या है। ठीक। अगला, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समान वेतन। ठीक है, समान वेतन दिया जाएगा। अगला, औसत आय को क्या बोल देते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय बोल देते हैं। ठीक है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कह देते हैं। ठीक, तो ये हमारे खालिस्तान हो गए। ठीक, अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं इसका सूत्र लिखिए, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पकड़ना है कि ये किस टाइप से हमसे पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने औसत आय का यहाँ पर ऐसा पूछ लिया, अब मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को पकड़ते जाना है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए भी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या है भाई साहब? सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। अगला, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये बिल्कुल हो जाएगा सत्य, एक दूसरे के पूरक भी हैं ये। ठीक है। अगला, स्मिथ फील्ड को लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो ये हो जाएगा असत्य, नहीं था, कोई दूसरा था। अब वो कौन था वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ये बिल्कुल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य, बिल्कुल हुआ भाई साहब। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो बिल्कुल बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र एक अच्छा शासन है। अब यहाँ पर एक इसमें असत्य दिया गया है, बाकी के सारे सत्य हैं। तो सत्य सत्य को करते समय आपको ये टुक्का मत लगा देना है कि सत्य सारे कर देते हैं तो हमारे 3 या 4 तो सही हो जाएंगे, जिस इसमें 5 हो गए हैं। आपको समझना है, फिर उनके आंसर को लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारा? सही जोड़ियां। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कलर चेंज, हाँ, क्या है? सही जोड़ियां। ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है गुलामगिरी, तो गुलामगिरी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। अगला, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म। ठीक है,
अगला रिपब्लिकन पार्टी, तो ये किसकी है? रिपब्लिकन पार्टी, तो ये हो जाएगी भैया हमारी अमेरिका की, तो ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। अगला सरकार का बेहतर रूप क्या होता है? तो सरकार का बेहतर रूप होता है लोकतंत्र, ठीक है, जनता का शासन। लोकतंत्र उत्तरदायी है किसके लिए? जिम्मेदार तथा वैध शासन व्यवस्था के लिए, तो ये पांचवा हो जाएगा। और छठवां 100 दिवस का मनरेगा, तो ये तो हो जाएगा मनरेगा, ठीक है, छठवें का उत्तर। तो अब जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं, जैसे 100 दिवस की रोजगार गारंटी योजना, अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मनरेगा क्या था, ठीक है, या क्या है, तो आपको फिर इसके आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है भैया हमारा एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आइए जल्दी से एक वाक्य में इनके उत्तर हम लोग दे लेते हैं, ठीक। तो पहला यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि सेवाएं किस क्षेत्रक में आती हैं? तो ये आती हैं हमारे तृतीयक क्षेत्रक में, ठीक है। किस क्षेत्र में आती हैं? तृतीयक क्षेत्रक में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से इस क्वेश्चन से आप क्या समझ सकते हैं कि आप लोगों को जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होता है, इन तीनों की परिभाषा आपको पढ़नी है, और इन तीनों क्षेत्रों में कौन कौन सी व्यक्ति आते हैं या कौन कौन से कार्य आते हैं, कौन कौन सी सेवाएं या क्षेत्र आते हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील या मजदूर, ये हमारे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किस क्षेत्र में आती है और तीनों क्षेत्रों की परिभाषा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो ये तो करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। अगला, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की? तो कब और किसने की? तो ये हुई थी भैया कब? 1900 कितने में? 83 में, ठीक है, 1983 में। और किसने की थी ये? मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है। तो ये किसने की थी? मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है, 1983 में मोहम्मद यूनुस ने, ठीक। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं विदेशी निवेश। क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश, ठीक। अगला, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो संक्षेप में बोलते हैं ICT, ठीक है। अगला, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है, व्यापार के व्यापार के नियमों का पालन करना, व्यापार के नियमों का पालन करना, व्यापार के नियमों का पालन करना, ये किसका ध्येय वाक्य है? ये है विश्व व्यापार संगठन का, ठीक है। अगला, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाता है। तो अब देखिए, यहाँ से चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अब प्यारे से क्वेश्चंस पर। कहाँ पहुंच चुके हैं? क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि मृदा अपरदन से क्या आशा है, और पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, लिखिए। तो ये जितने भी यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन, 7वां झूठ को सुनहरा रेशा, ये 8वां, ये क्वेश्चन नंबर 9वां, 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ठीक है, सारे के सारे जितने के जितने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, 15, 16, 17, और आगे चलते हैं 18, 19, और आगे बढ़ते हैं भाई साहब लोग 20, और आगे बढ़ते हैं 21, और ये 22 हमारा यहाँ पर चलते चलते, और ये हमारा 23, और 23 का ये अथवा वाला, और ये हमारा लास्ट में क्या दिया गया है? ये मानचित्र, ठीक है। तो इन सभी के उत्तर मैं आप लोगों को अभी के अभी बता देता हूँ, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर जो दिए गए हैं ना, सभी के उत्तर मैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, तो बने रहिए।
तो यहाँ पर जो हमारा खंड बा आ जाता है ना, इस खंड बा में हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के। तो सबसे पहले हम लोग छठवां प्रश्न करते हैं जो कि हमारा 2-2 नंबर का। और हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर हमारे 17 तक सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 2-2 नंबर के दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के कहाँ तक? 17 नंबर तक ये हमारे दिए गए हैं कितने मार्क्स के? 2-2 नंबर के। ठीक है? तो इन सभी के उत्तर हमें लगभग 30 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। तो ये काफी सिंपल होंगे। तो हमारा जो छठवां क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर मेन क्वेश्चन भी बताऊंगा और अथवा का भी यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है? तो क्वेश्चन हमारा ये है कि मृदा अपरदन क्या है? ठीक है? तो क्वेश्चन छठवां क्या है हमारे लिए? मृदा अपरदन क्या है? ठीक है? या मृदा अपरदन से क्या आशय है? तो मृदा अपरदन से तात्पर्य मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत के कटाव से है, जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से हो सकता है। ठीक है? ये प्राकृतिक या मानवीय कारणों से हो सकता है और मिट्टी की ऊपरी परत के कटाव से है। इसके अथवा का क्वेश्चन था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, वनीकरण करनी चाहिए। वनीकरण यानी कि वनों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे लिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? तो जूट को सुनहरा रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक रेशा है और इसका रंग सुनहरा होता है। ठीक है? अब इसके अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम लिखिए और जहां इसकी पैदा की जाती है उन क्षेत्रों के नाम भी लिखिए। तो भारत की एक खाद्य फसल है चावल। ठीक है? यानी कि धान। तो चावल जो कि तटीय क्षेत्रों और नदी घाटियों में उगाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में क्यों? क्योंकि चावल यानी कि धान के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों या नदी घाटी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है? ये हमारा 7वां हो गया। अब बढ़ते हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? तो 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जरा ध्यान से यहाँ पर सुन लीजिए। तो 8वां क्वेश्चन कहता है कि आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। ठीक है? कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग। ठीक है? इसके अथवा में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत में कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो पहला तो है कपड़ा उद्योग, जैसे जूट उद्योग, पटसन उद्योग। और दूसरा है कृषि का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग, यानी कि जो गन्ने से चीनी बनाई जाती है, वो भारत का या सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग होगा। ठीक है? अगला, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 9वां। ध्यान रखिए, मैं अथवा वाले भी बताते जा रहा हूँ और ये मेन वाले भी बताते जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9वां। तो 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 अंतर लिखिए। तो ये रहे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 अंतर। तो पहला यहाँ पर क्या है? स्थानीय व्यापार एक क्षेत्र के भीतर होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। बिल्कुल राइट बात। स्थानीय व्यापार में मुद्रा का उपयोग किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है? अब इसके अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है? तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य गांव में पक्की सड़कों को जोड़ना है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई जाने वाली ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसी योजना है जो गांव को पक्की सड़कों से जोड़ता है। यानी कि एक ये मेन रोड गया है। ठीक है? एक ये मेन रोड गया है। अब यहाँ पर कोई एक गांव बसा हुआ है, यहाँ पर ही कोई गांव बसा हुआ है, यहाँ पर सड़कें नहीं हैं। तो इन मुख्य सड़क से जो हमारे हाईवे होते हैं, उन गांव को ऐसा जोड़ देना ही क्या है? हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य है, यही इसका कार्य है। ठीक? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वें में से हमसे पूछा गया था यहाँ पर, क्या पूछा गया था भाई साहब? तो क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा गया था कि जल वेरिन क्या है? ठीक है? जल वेरिन क्या है? तो जल वेरिन क्या है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लुके छुपे हुए। जल वेरिन 1834 में स्थापित एक जर्मन सीमा शुल्क का संघ था। ठीक है? बहुत ही अच्छा आंसर। इसके अथवा में हमसे पूछा गया था कि नेपोलियन संहिता क्या है?
तो नेपोलियन संहिता 1804 में नेपोलियन द्वारा लागू किए जाने वाला कानूनों का एक समूह था। यानी जो नेपोलियन था उसने कानूनों को एक समूह विकसित किया था जिसको ही नेपोलियन संहिता कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन नंबर है कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 11वां। इसमें हमसे पूछा गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इसका क्या कारण था। तो गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि यह घटना बहुत ही हिंसक हो गई थी। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके अथवा में हमसे पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट क्या था। अब रॉलेट एक्ट से आपको ये समझना है कि सारे के सारे एक्ट आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया एक कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा के गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, डायरेक्ट गिरफ्तार उसको कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12वां। तो आइए देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12वें को। तो क्या कहता है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है कि कॉर्न लॉ से क्या आशय है। तो कॉर्न लॉ 1815 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कानून थे जिन्होंने मकई के आयात पर शुल्क लगाया था। यानी कि यदि मकई का फसल को यदि तुम्हें आयात करना है तो उस पर शुल्क देना होगा, यही कॉर्न लॉ था। इसके अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, आयात शुल्क एक देश में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक कर था। यानी कि हमसे प्रश्न पूछा गया कि आयात शुल्क क्या है। तो आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को ही आयात शुल्क कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यहाँ पर क्या है और यह कब बना। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया एक कानून था जिसने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अगला। तो अगला क्वेश्चन है गाथा गीत से क्या आशय है। तो गाथा गीत एक प्रकार का लोकगीत है जो किसी कहानी या घटना को बताता है। ठीक, गाथा गीत एक प्रकार का लोकगीत है जो किसी घटना घटना या कहानी को बताता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन अगला कहा जाता है, सत्ता का ऊर्ध्वाधिकार ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है। ठीक है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है। तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का विभाजन है। यानी कि विभिन्न स्तरों के बीच विभाजन को ही सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। ये दो दो नंबर वाले इसलिए सारे के सारे छोटे हैं। इसके अथवा में हमसे पूछा गया है कि सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है। ऊर्ध्वाधर भी है, क्षैतिज भी है। ठीक है, तो सत्ता का क्षैतिज बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, कि नहीं दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए एकजुट होते हैं। और हमारे भारत के सबसे बड़े जो राजनीतिक दल हैं वो सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भाजपा, इसी का बोलाबाला भी हाल है। और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शपथ पत्र क्या है। तो शपथ पत्र एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा शपथ के तहत दिया जाता है। ठीक है, अगला। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाता है हमारा कौन सा, 16वां। ठीक है, ये सेकंड लास्ट है जो कि 2 नंबर का है, फिर 3 नंबर वाले आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ पर हमारा, 16वां। तो 16वां क्या कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब लोग कार्यरत तो होते हैं, यानी कि वो कार्य तो करते रहते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, जैसे एक काम को 10 जने कर सकते, एक काम को मान के चलो कितने कर सकते हैं, एक काम को मान के चलो यहाँ पर 2 लोग कर सकते हैं, और उस काम में जबरदस्ती तुमने कितने 8 लोगों को लगा दिया, तो काम तो कर रहे हैं लोग लेकिन उनकी उत्पादकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को बोल देते हैं प्रछन्न
बेरोजगारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेवा क्षेत्र क्या है, इसको उदाहरण देकर के समझाइए। तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र है जो सेवा प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, जैसे कि अभी आपको ये बताया जा रहा है, तो ये कि अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरे क्षेत्र को तो सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक को क्या कहते हैं, द्वितीय को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसी प्रकार हम बढ़ते बढ़ते आगे आ जाते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं 17 पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष विनिमय है। ठीक है, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं, इसके 2 कार्य लिखिए। तो मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। इसके 2 कार्य हैं, पहला विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापन। मुद्रा के द्वारा ही हम किसी वस्तु का मूल्य का मापन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ जाता है कौन सा, 18वां। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18वां है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 18वां 3 नंबर का है, तो ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के जो वन है उनको कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए। तो भारत के वनों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहले हैं उष्णकटिबंधीय वन। तो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि इनके पत्ते झड़ते रहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तो ये जो कांटेदार वन हैं ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन तो पर्वतों और हिमालय और अन्य क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को पर्वतीय वन कहते हैं। मैंग्रोव वन, तो ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि नदियों या समुद्र के तट के किनारे ये वन पाए जाते हैं, इसलिए इनको मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अथवा वाला जो क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जरा देख लीजिए भैया जी, कहाँ गया, हाँ, अथवा वाला। ये तो हो गया 18वां के भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, संक्षेप में समझाइए। इसके अथवा में है मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जात को नुकसान हो रहा है, अपने विचार लिखिए। तो आइए जरा इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो मानवीय क्रियाओं से प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, जैसे कि वनों की कटाई करना, प्रदूषण करना और शिकार करना। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि वनों की कटाई करना, प्रदूषण करना, शिकार करना, जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और प्रकृति को बचाना चाहिए। ठीक है, तभी इस पृथ्वी का तापमान है वो संतुलित रहेगा और हम सभी लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, अब आ जाता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 19वां क्वेश्चन। तो आइए जरा देख लेते हैं कि ये 19वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो भैया कहाँ गया तू, 19वां क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है भाई तू, 19वां क्वेश्चन। ब्रिटेन की महिला कर्मकारों ने स्पिनिंग जेली मशीनों स्पिनिंग जैसी जेनी मशीनों पर हमले किए, इसका क्या कारण है, लिखिए। और इसका अथवा वाला था स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग का क्या अर्थ है। तो आइए देख लेते हैं इनके आंसर। तो ये रहा इसका उत्तर। तो देखिए, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेली मशीनों पर हमले किए क्योंकि उन्हें डर था कि ये मशीनें उनकी नौकरी छीन लेंगी। ठीक है, उनकी नौकरी क्या कर लेंगी, छीन लेंगी, क्योंकि ये अपना जीवन यापन उन्हीं मशीनों, यदि ये मशीनें आ जाएंगी तो महिला को काम
से हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पिनिंग जेली मशीनें थी ये कपड़े को बुनने का काम करती थी और पहले महिलाओं ने ये काम करती थी। अब यदि उनकी जगह पर मशीनें आ जाएंगी तो फिर उनको तो हटा ही दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला को अथवा इसका क्वेश्चन, अथवा वाला इसका क्वेश्चन था कि स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग ये क्या है? तो स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग। ठीक है, तो स्टेपलर क्या है? स्टेपलर जो होता है, ध्यान से सुनिए जरा। स्टेपलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रेशों को स्टेपल करता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेपलर। और फुलर, यहाँ पर फुलर क्या है? फुलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रेशों को दबाकर उन्हें एक समान बनाता है, यानी कि कोई पतला मोटा होगा तो उन सभी को एक समान बनाता है। और जो कार्डिंग है, कार्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रेशों को कंघी करके उन्हें सीधा किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है? सीधा। तो ये प्रसंस्करण उपकरण, ऊन उपकरण में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। तो ये तीनों प्रकार के हैं। ठीक है, स्टेपलर ये छोटे छोटे रेशों को टुकड़ों में काटता है, ये मोटा या पतले को एक समान करता है, और ये सीधा करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 20वां। तो भैया क्वेश्चन नंबर 20वां आपसे क्या कहता है? तो वो क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है? तो ये रहा भैया, कहाँ गया? अरे आगे बढ़ जा। क्वेश्चन नंबर 20, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं का लिखिए और भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन उदाहरण देकर के यहाँ पर समझाइए। तो आइए देख लेते हैं जरा इसका उत्तर। तो 3 विशेषताएं यहाँ हैं। पहली, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हैं, सत्ता का विभाजन किया जाता है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, इसके अथवा है, भारत में केंद्र और राज्य सरकार को बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जैसे कि रक्षा केंद्र सरकार के अधीन है जबकि शिक्षा राज्य सरकार के अधीन है। ठीक है, अगला, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी? अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्वीट और सिंपल क्वेश्चन बताते मैं जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाए। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण लिखिए। समाचार पत्र रिपोर्ट बनाइए। समीना भाग्य आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए देख लेते हैं जरा इसका आंसर। तो इसके 4 कारण तो हैं। पहला है क्या? हिंसा। दूसरा है नेतृत्व का अभाव। तीसरा है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां। चौथा है मुस्लिम लीग का विरोध। समाचार पत्र की रिपोर्ट, तो ये यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह घटना 1919 अमृतसर में हुई थी। अब यहाँ पर इनके बारे में अपन लोग थोड़ा सा और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यदि बोला जाए हिंसा, क्या बोला जाए? हिंसा। तो आंदोलन के दौरान कई हिंसक घटना हुई जिससे आंदोलन क्या हो गया? कमजोर हो गया। अब नेतृत्व के अभाव में हम लोग लिख सकते हैं कि नेतृत्व के अभाव में लिख सकते हैं कि आंदोलन के दौरान कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे आंदोलन कमजोर हो गया। अच्छे अच्छे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब कौन लीड करेगा? ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां। तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कई दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया, जैसे चाहे नीति चलाए। मुस्लिम लीग ने आंदोलन का विरोध किया जिससे आंदोलन भी कमजोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में यदि आप लोग थोड़ा सा और जुड़ना चाहते हैं तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि 1930 में तो ये प्रारंभ हुआ, गांधी जी द्वारा चला गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना था। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो यह अमृतसर में हुई थी। इस घटना में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। वो तो शांति पूर्वक अपनी बैठ करके एक वार्तालाप कर रहे थे और तभी अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने वहां पहुंच करके निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जिससे कई सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो आपको बताना है वो कौन सा व्यक्ति था जिसने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था और कौन उसको लीड कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ गया भाई? हाँ, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करता है।
अब इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे परिवहन, परिवहन में आप लोग लिख सकते हैं परिवहन की लागत और उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। जैसे किसी के पास परिवहन नहीं होंगे तो वो एक देश से दूसरे देश में कैसे जाएगा, और यदि महंगे होंगे तब भी नहीं जाएगा। दूसरा है संचार, तो संचार में लिख सकते हैं कि संचार की लागत और उपलब्धता भी अंतर्राष्ट्रीय को प्रभावित करती है। यानी कि हमें ये देखना है कि कोई अमेरिका में चीज है वो कैसी चल रही है, वहां की बाजार में क्या बिक रहा है, जिससे हम अपने देश से सामान ले जाएं। तो पहले से पता करना पड़ेगा इंटरनेट के द्वारा। अब यदि वही नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम अपना सामान लेके पहुंच जाएं, पता चले कि वहां पर कोई ले नहीं रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संचार भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए। अब बाजार, अब बाजार भी हमें व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सरकार की नीतियां, तो सरकार की नीतियां विभिन्न देशों में व्यापार को प्रभावित करती हैं। कोई सरकार प्रतिबंधी लगा दे, जैसे हम लोग चाइना की चीजों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि वो यहाँ नहीं बेच सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। तो ऐसा यदि कोई देश सब नीति बना दे कि नहीं बिकेगा, और बिकेगा तो इतना सस्ता बिकेगा, तो ये भी प्रभावित करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन था हमारा, क्या था भैया अथवा वाला, कि परिवहन और संचार साधन किसी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है क्योंकि वे वस्तुओं और सेवाओं को प्रवाह को सुगम बनाते हैं, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है मानचित्र। तो मानचित्र में हमें यहाँ पर क्या करना था, मानचित्र में देखिए जरा, मानचित्र में दर्शाना था हमें सिंगरौली को, नामरूप को, कटनी को और अमरकंटक को। तो देखिए जरा, जरा ध्यान से देखिए, आपको किसको दर्शाना था, सिंगरौली, सिंगरौली को, ठीक है। तो सिंगरौली को मैं बता देता हूँ, वैसे आप लोगों ने तो दर्शा ही लिया होगा। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो कि कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश और किसके, उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। अब है नामरूप, तो नामरूप असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम में, यानी कि उस साइड में चल रहा है आपको, असम में स्थित है, ठीक है। और ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अगला कटनी, तो जो कटनी है ये मध्य प्रदेश में, ये कटनी है मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये किसके लिए जाना जाता है, चूना पत्थर के लिए। अमरकंटक ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बॉक्साइट के लिए, ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब आगे चलते हैं, तो आगे इसके अथवा में हमें क्या दर्शाने थे, देखिए जरा मानचित्र में। तो मानचित्र में हमें दर्शाने थे पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह जो है ना, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में आप लोगों को दर्शा देना है, ठीक है, उड़ीसा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, तो ये भैया कहाँ है, तो ये भैया है हमारी, ये है गुजरात में, और ये है हमारी कहाँ पर, गुजरात के बाद ये हमारी है कहाँ पर, मध्य प्रदेश, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में। आगे से आप लोगों को ऐसी पाइपलाइन ऐसी लंबी सी बना देना है, कहाँ से होकर के गुजरती जाएगी, ये जाएगी गुजरात से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बालाघाट, तो बालाघाट मैंगनीज के लिए जाना जाता है, ये हमारे मध्य प्रदेश में है। अंकलेश्वर, तो ये अंकलेश्वर हमारे गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हमें भारत का ये नक्शा दिया गया था, तो इसमें हमें इस चीजों को दर्शाना था, ठीक है। तो आप लोग इस नक्शे में बेहतरीन तरीके से दर्शा सकते हैं। मैंने आप लोगों को जगह बता दी है कि कहाँ कहाँ पर दर्शाना है। मैं दर्शा के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मानचित्र है ना, क्या है ये, मानचित्र। तो मानचित्र के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, 4-4 नंबर वाले, कितने कितने नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले, तो उन सभी मोस्ट क्वेश्चंस को मैं आपके लिए इन इन भारत के नक्शा में जितने भी नक्शा वाले या मानचित्र वाले क्वेश्चन है उनके लिए अलग से एक वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें मानचित्र ही मानचित्र वाले यानी नक्शा नक्शा वाले ही सारे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए नहीं बताया गया है। वैसे तो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को लगा लीजिए, और इसी प्रकार की भी पीछे की और भी पेपर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्द ही मिलता हूँ मानचित्र वाली वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।